Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 100 years of self-respect movement. Important from our syllabus GS paper 1 Indian history point of view, Indian society as well as essay writing प्लस एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में ये आर्टिकल हेल्पफुल हो सकता है। समझते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ईवी रामास्वामी नायकर इन तमिलनाडु 100 years ago, that is in 1925. This was an egalitarian movement, मतलब this movement aimed at promoting equality in society, equal social status to members from ऑल कम्युनिटीज़ इन सोसाइटी। सो इसमें मेनली जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी था, जो ब्राह्मण लोग समाज को डोमिनेट करते थे और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों के अगेंस्ट अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते थे, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट लाया गया। दिस मूवमेंट ऑल्सो एम्ड एट इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेज एंड वीमेन इन सोसाइटी, प्लस रिवाइटलाइजेशन ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेज रिलेटेड जो ट्रेडिशन है या प्राइड है, चाहे वो तेलुगु लैंग्वेज हो, तमिल, कन्नड़ या मलयालम, उसको भी प्रमोट करने पे फोकस किया गया इन दिस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? कई सारे अचीवमेंट्स वर रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। पहले सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेज स्टार्ट हुए। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेज आर दोज मैरिजेज विच वेयर सोलेम्ड और विच वेयर कंडक्टेड विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट्स। तो ब्राह्मण लोगों की हेजिमनी को ब्रेक करने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेज की शुरुआत की गई। मैरिजेज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट बट विदाउट एनी ब्राह्मण प्रीस्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के कारण समाज में जो डॉगमेटिक या सुपरस्टिशियस आइडियाज़ थे उनको काफ़ी हद तक रिमूव किया गया। समाज जो है वो रैशनल होने लगा और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में बेसिकली एथीज़म पे भी एम्फेसाइज किया गया। ईवी रामास्वामी नायकर वंस सेड, इफ गॉड इज द रूट कॉज ऑफ आवर डिग्रेडेशन, डिस्ट्रॉय दैट गॉड, इफ इट इज रिलीजन, डिस्ट्रॉय इट। तो बेसिकली रामास्वामी नायकर जी का कहना था कि गॉड और रिलीजन के नाम पे अगर समाज में डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट किया जा रहा है तो लेट अस डिस्ट्रॉय सच काइंड ऑफ गॉड एंड रिलीजन। So basically he promoted atheism also. Don't believe in God, don't believe in any kind of religious belief. The main goal should be to bring equality in society, equal social status in society. इसका फ़ायदा वीमेन स्टेटस पे भी हुआ, जेंडर इक्वालिटी आई, वीमेन के राइट्स भी एम्फेसाइज किए गए इन दिस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। नॉन ब्राह्मण्स became a strong political voice in South India. So ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ख़त्म हुआ, नॉन ब्राह्मण्स बिकेम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स। और आप कह सकते हैं कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, इसी से दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं तमिलनाडु की, डीएमके एंड एआईडीएमके, इमर्ज होकर के आई। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक फैक्ट आपको याद रखना है, कुडी अरासू अ तमिल वीकली वॉज द माउथ पीस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को पॉपुलराइज करने में ईवी रामास्वामी नायकर ने इस वीकली जर्नल कुडी अरासू का खूब इस्तेमाल किया। अब ये तो बात हो गई सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की, इसके बारे में ये आर्टिकल आया है क्योंकि इसके 100 साल पूरे हुए हैं। तो आने वाले एग्जाम्स में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेट अस सी सिमिलर अदर मूवमेंट्स एट दैट टाइम इन इंडिया। बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और कौन कौन से मूवमेंट उस टाइम में चलाए गए अपार्ट फ्रॉम सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वो देखते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से जस्ट 1 साल पहले शुरुआत हुई थी वैकोम सत्याग्रह की इन त्रावणकोर विच इज़ इन प्रेजेंट डे केरला। वहाँ पे जो लोअर कास्ट कम्युनिटी के जो लोग थे, मेनली एजावास, पुलायास, दे वे आर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द रोड्स सराउंडिंग वैकोम महादेव टेम्पल। ये वैकोम महादेव टेम्पल के अराउंड जो भी रोड्स थे वहाँ पे ये लोअर कास्ट के लोगों को वहाँ चलना अलाउड नहीं था। तो बेसिकली ये अनटचेबिलिटी का नेक्स्ट लेवल था। पहले टेम्पल एंट्री बैन की गई, अब उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं, टेम्पल के अराउंड जो रास्ते हैं वहाँ पे भी आप नहीं चल सकते। तो धीरे धीरे फिर इस फैसले के खिलाफ जो ब्राह्मणिकल डिसीजंस थे विच वॉज बेसिकली
सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह को लीड किया 3 गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लीडर्स के केलप्पन, टी के माधवन एंड के पी केशवा मेनन, कांग्रेस लीडर्स इन केरला, एंड दे वर हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द गांधीयन अप्रोच ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। सत्याग्रह के तरीके से वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी के, तो उन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते को ही अपनाते हुए उन्होंने सत्याग्रह करते हुए ये वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत की, जहाँ पे उन्होंने ये जो फैसला था ट्रावेनकोर गवर्नमेंट का, दैट नॉट अलाउिंग लोअर कास्ट कम्युनिटी अराउंड द रोड्स ऑफ दिस वैकोम महादेव टेम्पल, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये प्रोटेस्ट, ये सत्याग्रह 20 महीने तक चला और अल्टीमेटली शुरू हुआ था अप्रैल 1924 में, और नवंबर 1925 में ट्रावेनकोर गवर्नमेंट अल्टीमेटली अलाउड ऑल द कास्ट पीपल, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, टू यूज द टेम्पल रोड्स एक्सेप्ट वन दैट डायरेक्टली लेड टू द टेम्पल। तो एकदम सीधा वाला रास्ता छोड़ करके बाकी रास्तों को इस्तेमाल करना अलाउ किया गया। इसमें महात्मा गांधी भी वैकोम सत्याग्रह में गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट महात्मा गांधी ऑल्सो हेल्प्ड इन नेगोशिएशन बिटवीन ट्रावेनकोर गवर्नमेंट एंड द सत्याग्रहीज ऑफ वैकोम सत्याग्रह। और ये जो फैसला आया जिसके बाद वैकोम सत्याग्रह खत्म किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने नेगोशिएशन करवाया था या मीडिएशन करवाया था, इसको लेकर के महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। अगर आप ध्यान से सोचें तो वैकोम सत्याग्रह वाज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग रोड्स, कि भाई हम रोड्स इस्तेमाल कर पाए, इस मकसद से तो था नहीं वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह का मेन पर्पस था कि किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। और जिस तरीके से मेडिएशन हुआ जिसमें बाकी रोड्स ओपन किए गए बट मेन रोड को अभी भी क्लोज रखा गया। बाद में वो बात अलग है कि मेन रोड को भी खोल दिया गया, लेकिन जो नेगोशिएशंस कराए गए महात्मा गांधी जी के मीडिएशन के अंतर्गत, उसमें एक रोड क्लोज रखा गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी अनटचेबिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट रिमेन्ड। इट वॉज नेवर अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ रोड, इट वॉज मोर अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, एंड डिस्क्रिमिनेशन still continued despite the taking up of or removal of this सत्याग्रह। तो इस कारण से महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, मेनली ईवी रामास्वामी नायकर जी, जिन्होंने इस वैकोम सत्याग्रह के 1 साल बाद तमिलनाडु में इस तरीके का मूवमेंट स्टार्ट किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट, उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया था महात्मा गांधी को। उसके अलावा अब 2 मूवमेंट हो गए, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और उससे 1 साल पहले वैकोम सत्याग्रह। ऐसा ही एक सत्याग्रह था महार सत्याग्रह, जो BR अम्बेडकर साहब ने लीड किया था इन मार्च 1927। हुआ क्या कि BR अम्बेडकर साहब ने ही took along with himself many so-called untouchables to use a water tank in public place in Mahad, which is currently in Raigad district। तो ये जैसे एक वाटर टैंक है in public place. This tank was not allowed for members from certain communities because they were so-called untouchables। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने पब्लिकली इन सारे लोगों को मार्च कराया, बिल्कुल सत्याग्रही तरीके से, जैसे महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था, और यहाँ पे पीसफुल तरीके से यहाँ इस टैंक का इस्तेमाल किया गया। सो दैट वाज ऑल्सो अ सत्याग्रह अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इन तीनों सत्याग्रह का फायदा ये हुआ, वैकोम सत्याग्रह, उसके तुरंत बाद सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, उसके बाद महार सत्याग्रह, इनका फायदा ये हुआ कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाला मुद्दा था, इट बिकेम अ मेन या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू। तो सबसे पहले वैकोम सत्याग्रह इन केरला, फिर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु, और फिर महार सत्याग्रह इन महाराष्ट्र। इस टॉपिक डिस्कशन से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू वैकोम सत्याग्रह एंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन
पीस कीपिंग फोर्स। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस मेंटेन करती है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूनाइटेड नेशंस 1945 में विद द गोल ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके अंतर्गत एक पीस कीपिंग फोर्स मेंटेन की जाती है। पीस कीपिंग फोर्स के जो कैडर्स हैं दे कम एज ए रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट मेंबर कंट्रीज। इंडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स हेविली इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का ध्यान रखें, नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है कि दे आर यूज्ड फॉर पीस कीपिंग पर्पसेस, दे आर नॉट यूज्ड एज ऑफेंसिव फोर्स। कहीं अटैक करना हो किसी देश के ऊपर या टेररिस्ट या अग्रेसर ग्रुप के ऊपर, वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं होता है। दे आर नॉट ऑफेंसिव फोर्सेस। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस आर यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली। जैसे कि दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो उस एग्रीमेंट को ओवरसी कराने के लिए कि दोनों पार्टीज अपने अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। मान लीजिए कि रसिया और यूक्रेन हाइपोथेटिकली एक एग्रीमेंट साइन करते हैं एट यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस, तो उस केस में फिर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे जाएंगे टू ओवरसी दैट बोथ साइड्स फुलफिल देयर कमिटमेंट। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस आर गाइडेड बाय 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जिन दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, दोनों का कंसेंट होना चाहिए फॉर एप्लीकेशन ऑफ पीस कीपिंग फोर्स। दे मस्ट एक्ट इन इम्पार्शियल मैनर एंड दे शुड नॉट यूज फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। उनको वेपन का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल करना है बट ओनली इन सेल्फ डिफेंस। Every UN peacekeeping mission is authorized by United Nations Security Council, one of the core या most important principal organ of United Nations. UN peacekeepers are also known as blue berets या blue helmets because of the light blue beret या helmet they keep on their head. तो इस कारण से UN peacekeepers के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है blue berets। अब बात करते हैं करंट आर्टिकल से रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस के एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई इन लेबनान वे बैक इन 1978। इनको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, UNIFIL। दिस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस इन लेबनान आर स्टेशनड इन द सदर्न रीजन ऑफ लेबनान। यहाँ आप देख रहे हैं इजराइल एक देश है, उससे बाउंड्री शेयर करता है लेबनान। ये दोनों हॉस्टाइल कंट्री हैं, एक दूसरे से काफ़ी हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं और इजराइल और लेबनान के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसी कन्फ्लिक्ट के दौरान 1973 में इजराइल ने लेबनान का काफ़ी सारा टेरिटरी, सदर्न लेबनान रीजन का काफ़ी सारा टेरिटरी इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। तो फिर यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान विच इज़ अ टाइप ऑफ पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया इन लेबनान, जिसका मेन काम था टू ओवरसी इजराइल विड्रॉल फ्रॉम लेबनान फ्रॉम द एरियाज दैट वेयर अक्वायर्ड बाय इजराइल। तो ये मेनली इजराइल और लेबनान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए, दैट एग्रीमेंट वाज मेडिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई जिसका टेक्निकल नाम ये है इन दिस पर्टिकुलर रीजन, और उसको काम दिया गया कि आप ओवरसी करें कि इजरायली फोर्सेस पुल आउट ऑफ लेबनान। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एंटरिंग फोर्स इन लेबनान फंक्शन करता है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में आने से पहले लेट अस वंस रिवाइज कॉन्सेप्ट एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रिकॉल करने से पहले, रिकॉल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने 3-4 बार न्यूज़पेपर एनालिसिस में पिछले 5-6 महीने में डिस्कस किया है। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रिकॉल करने से पहले वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में 3 मेजर प्लेयर्स हैं, सऊदी अरबिया, ईरान एंड इजराइल। तीनों की आपस में हॉस्टाइल रिलेशंस रहते हैं। सऊदी अरबिया और ईरान आपस में हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ शिया सुन्नी सेक्ट। ईरान रिप्रेजेंट्स और ईरान इज द लीडर ऑफ शियाइट इस्लामिक ग्रुप, जबकि सऊदी अरबिया इज लीडर ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप। और इजराइल जो है उसकी हॉस्टिलिटी है विथ ऑलमोस्ट ऑल अदर कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। रीजन मीइंग इजराइल इज अ ज्यूइश कंट्री एंड इजराइल जिस लैंड पे बना है वहाँ पे पहले पैलेस्टीनियन लोग रहते थे और बहुत पहले वहाँ पे जूस लोग रहते थे, बट फॉर अ गुड टाइम ऑफ अबाउट 3000 ईयर्स पैलेस्टीनियंस विच हु आर काइंड ऑफ मुस्लिम, हु आर अ मुस्लिम कम्युनिटी, वो रहते थे।
उनको कुछ हद तक डिस्प्लेस करके इजराइल एक देश बना है 1948 में। तो इस कारण से जितने भी मुसलमान देश हैं वो कुछ हद तक हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो इसी कारण से सऊदी अरबिया और ईरान दोनों हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं इजराइल के अगेंस्ट। तो ये आपस में इसलिए डिफरेंसेस रखते हैं ईरान और सऊदी अरबिया, क्योंकि एक शिया ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सुन्नी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों ही इजराइल से थोड़ा हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करते हैं बिकॉज इजराइल इज अ जूइश कंट्री वाइल दे आर इस्लामिक कंट्री। ठीक है, तो एक जगह पूरे धर्म के बेसिस पे लड़ाई है, दूसरी जगह धर्म के अंदर सेक्ट के बेसिस पे लड़ाई है। अब इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच की हॉस्टिलिटी फिर भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, रीजन बीइंग बोथ आर गुड फ्रेंड या allies टू द यूएस, बट इजराइल और ईरान की हॉस्टिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अमेरिका फैक्टर भी आ जाता है पिक्चर में। रीजन बीइंग इजराइल इज एन इंपॉर्टेंट अलाई ऑफ द यूएस। इनफैक्ट इजराइल इज कंसिडर्ड एज आउटपोस्ट ऑफ द यूएस इन वेस्ट एशिया, जबकि ईरान इज एन एंटी यूएस कंट्री राइट सिंस 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन। तो ईरान और इजराइल के बीच में खूब कन्फ्लिक्ट रहता है। अभी कुछ महीनों पहले, 2-3 महीनों पहले आपको पता होगा, इजराइल ने बॉम्बिंग की ईरान पे, फिर यूएस ने भी बॉम्बिंग की ईरान पे। मैंने इस पर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था कि हाउ इजराइल एंड यूएस आर डेस्परेट टू रिमूव द करेंट खोमेनी रिजीम इन ईरान। तो ईरान इजराइल को काउंटर करने के लिए वेस्ट एशिया रीजन में जो बाकी सियाइट कंट्रीज या सियाइट फोर्सेस हैं उनके एक ग्रुप बना रहा है जिसको नाम दिया गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इज सेट ऑफ अलाइज क्रिएटेड बाय ईरान इन वेस्ट एशिया मेनली टू काउंटर इजराइल। इसमें ईरान के अपने आर्म्ड फोर्सेस तो हैं जिनको कहा जाता है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। उसके अलावा देयर आर हिजबुल्लास इन लेबनान। लेबनान के अंदर देयर आर हिजबुल्लास विच आर अ काइंड ऑफ मिलिटेंट ग्रुप इन लेबनान। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। और ये हिजबुल्लाह मेनली इसी एरिया में एक्टिव हैं जहां पे यूनाइटेड नेशंस एंटरिंग फोर्सेस इन लेबनान भेजे गए हैं। उसके अलावा और भी हैं। इराक के अंदर देयर इज ऑर्गेनाइजेशन हासिद अल सबीबी। सीरिया के अंदर देयर आर ईरान बैक मिलिशियाज। देन देयर इज हमास इन गाजा रीजन। गाजा रीजन में जो हमास जिसने पहले अटैक किया इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल इज कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग गाजा रीजन मेनली टू एलिमिनेट द हमास मिलिटेंट्स, बट उसमें बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज हो रहा है द सिविलियन पॉपुलेशन, वो तो आप सब जानते हैं। बट हमास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट अलाई ऑफ ईरान। दैट इज द रीजन वाई इजराइल इज कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग इन द गाजा रीजन टू एलिमिनेट हमास। उसके अलावा हुतीज इन येमेन आर ऑल्सो सियाइट इंसर्जेंट ग्रुप्स who keep on fighting the Yemen government, Houthi rebels in Yemen. They are also part of this axis of resistance of Iran. तो इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन है? हिजबुल्लाह। दे आर इन द सदर्न रीजन ऑफ लेबनान एंड दे आर पार्ट ऑफ ईरान्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब जब से 2023 लगभग 2 साल हो गए हैं, हुआ क्या अक्टूबर महीने में 2023 के पहले हमास ने गाजा रीजन से इजराइल के ऊपर अटैक किया। तब से इजराइल लगातार गाजा रीजन में बॉम्बिंग कर रहा है हमास के मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। इजराइल ने काफ़ी सारी ऑफेंसिव शुरू कर दी अगेंस्ट ईरान ऑल्सो, एंड इजराइल हैज स्टार्टेड बॉम्बिंग लेबनान, सदर्न लेबनान ऑल्सो विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग हिजबुल्लाह। अब इसमें क्या हो रहा है, ये लगातार जब बॉम्बिंग कर रहे हैं सदर्न लेबनान रीजन में, तो यहाँ पे फिर ये जो यूनाइटेड नेशन एंटरिंग फोर्सेज इन लेबनान हैं उनको भी डैमेज झेलने को मिल रहा है। और इजराइल इस यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के कारण ठीक से हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स हैं इनका मेन काम है क्या, इंश्योर करना कि कैसे भी हो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर डैमेज ना हो। अब इजराइल चाहता है कि जिस तरीके से गाजा में वो इनडिस्क्रिमिनेट अटैक किए जा रहा है, हमास के हों चाहे सिविलियंस हों, मारो सबको, वैसा ही वो अटैक करना चाहता है इन दिस एरिया एज वेल। बट यहाँ पे हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में दे विल हैव टू अटैक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ऑल्सो, एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर नॉट एबल टू डू। अब क्या किया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए एक रिजोल्यूशन पास करवा दिया है, जिसके अंतर्गत नाउ
United Nation peacekeepers in southern Lebanon, which are known by this name UNIFIL, will be withdrawn over a period of 2 years. तो वहाँ पे लगभग 10,000 पीस कीपर्स हैं. दे विल बी विड्रॉन इन फेज्ड मैनर बाय 2027, ताकि आराम से इजराइल जो है वो बॉम्बिंग कर पाए. सच्चाई तो ये है. एलिगेशन लगाते हैं ये लोग. अमेरिका ने एलिगेशन लगाया कि ये लोग जो यहाँ के पीस कीपर्स हैं वो हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस कारण से इनको रिमूव किया जाना चाहिए. और अमेरिका ने वो रेजोल्यूशन पास भी करा दिया. बट फैक्ट ये है कि they have passed this or got passed this resolution so that Israel could bomb this area the way they are bombing the Gaza region in order to eliminate Hamas. तो अब होगा क्या, धीरे धीरे यहाँ से पीस कीपर्स विड्रॉ करेंगे और फिर इस एरिया में भी बहुत सारा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है. इजराइल में इंक्रीज इट्स एग्रेशन इन सदर्न लेबनान ऑल्सो. सो इस एरिया से रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल तो आ ही सकता है. आपसे पूछा जा सकता है हु आर हमास, हुतीज एंड ऑल. पूछा भी गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में. मेंस में भी आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ करेंट एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज बाय द यूएस of its influence at United Nations Security Council. And this is again a good argument to prove that we need to democratize United Nations Security Council. We need to provide more and more countries, mainly countries like India, which are responsible countries, a permanent seat at United Nations Security Council. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टॉय इंडस्ट्रीज इन इंडिया. इंपॉर्टेंट फॉर मार्शल बाय जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, इंडियन टॉय एंड गेम्स मार्केट जो है वो लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का हो गया है साल 2025 में. एंड इट इज एनुअली ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ अबाउट 4.7%, जबकि ग्लोबल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ टॉय इंडस्ट्री इज ओनली 2.42%. तो ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडियन टॉय इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस. बट पर कैपिटा स्पेंडिंग की बात की जाए टॉयज, पर पर्सन कितना खर्च किया जाता है एक साल में टॉयज के ऊपर, तो इंडिया में इट इज जस्ट $1.24, जबकि ग्लोबल एवरेज इज $17. तो भारत में अभी भी लोग टॉयज पे काफ़ी कम खर्च करते हैं. ये दोनों डाटा बताता है कि भारत के अंदर टॉय इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है. इट इज अ सनराइज इंडस्ट्री. फास्ट पेस से ग्रो हो रहा है और करेंट स्पेंडिंग इज लो. दैट मीन्स फ्यूचर में बढ़ेगा. सिंस इंडियाज मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, सो देर इज डिमांड फॉर मोर एंड मोर एजुकेशनल टॉयज एंड बोर्ड गेम्स. तो इस कारण से डिमांड ऑफ टॉयज आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन इंडिया. प्लस जो ब्लाइंड बॉक्स कल्चर है, ब्लाइंड बॉक्स कल्चर इज बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो, स्पेशली अमंग्स्ट जेन जी एंड अल्फा. जेन जी 1997 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं सब क्या कहे जाते हैं, जेन जीज. और 2013 के बाद जो बॉर्न हुए हैं वो सब कहे जाते हैं अल्फा. तो इन जेनजीज और अल्फाज के अंदर इन जो बच्चे, इनका भी जो 2 जनरेशन अभी तक आ चुका, उनके अंदर ब्लाइंड बॉक्स कल्चर इज ऑन द राइज. ब्लाइंड बॉक्स कल्चर मतलब सीधा सीधा गिफ्ट खरीद के लिया, उसके अंदर कौन सा टॉय है क्या है वो नहीं पता होना चाहिए पहले, ऊपर से पूरा ब्लैक कवर रहता है. सो बायर डू नॉट नो विच कैरेक्टर या डिजाइन दे हैव गॉट. यू गेट टू नो कि विच कैरेक्टर यू हैव गॉट एज गिफ्ट ओनली व्हेन यू ओपन द बॉक्स. तो ये है ब्लाइंड बॉक्स कल्चर विच इज ऑन द राइज. और ये सब बता रहा है कि इंडिया का टॉय सेक्टर जो इट हैज गुड फ्यूचर, इट इज अ सनराइज इंडस्ट्री. अच्छा, इसी आर्टिकल में एक स्पेशल तरीके के टॉय के बारे में भी बात की गई है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है वर्ल्ड वाइड. वो है लबूबू टॉयज. इसके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. लबूबू टॉयज आर टॉय मॉन्स्टर डॉल. इस तरीके के दिखते हैं. डेवलप्ड बाई एंड डिजाइंड बाई हांगकॉन्ग आर्टिस्ट कासिंग लुंग. ये एशियन मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. इसको डिजाइनिंग किया है हांगकांग का आर्टिस्ट कासिंग लुंग. अलग अलग तरह के लबूबू टॉयज हैं, सिर्फ एक ऐसा नहीं है. इस तरह के और भी कई सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर डॉल्स को डिज़ाइन किया है कासिंग लुंग ने. डिज़ाइनिंग इन्होंने की है, बट इसको प्रोड्यूस करते हैं कॉमर्शियल स्केल पे पॉप मार्ट, विच इज़ अ चाइनीज टॉय कंपनी नोन फॉर ब्लाइंड बॉक्स टॉयज. तो लबूबू टॉयज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इन ब्लाइंड बॉक्स कल्चर. इसके अंदर कौन सा मॉन्स्टर मिलेगा, इसको लेकर के लोगों के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट रहती है. बच्चों के अंदर ये कल्चर काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है. लबूबू टॉयज गिफ्ट करना, फिर खोल के देखते हैं कि अच्छा इसमें तो ये निकला. तो मुद्दा ये है कि टॉय सेक्टर में फ्यूचर काफ़ी अच्छा है और इसी कारण से भारत सरकार टॉय सेक्टर को लगातार सपोर्ट कर रही है. कई सारे इनिशिएटिव्स लिए भारत सरकार ने टॉय सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए. हाल फिलहाल में जीएसटी ऑन टॉय
हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 5%। भारत सरकार ने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, जिसमें 21 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं कि टॉय सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। उसमें मेन लक्ष्य है कि चाइनीज इंपोर्ट ऑफ टॉयज को रिड्यूस किया जाए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर टॉयज हैव बीन रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत टॉयज की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने पे फोकस किया जाएगा। भारत सरकार ने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिलीज किया है कि टॉय कंपनियों को स्टैंडर्ड मीट करना ही है, देन ओनली, अब वो स्टैंडर्ड मीट करेंगे देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि आवर टॉयज कुड बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन मार्केट एज वेल। इस साल का जो बजट था यूनियन बजट 25-26, उसमें भारत सरकार, इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा इस साल के बजट अनाउंसमेंट में कि भारत सरकार फोकस करेगी ऑन प्रमोटिंग मेड इन इंडिया ब्रांड ऑफ टॉयज। उसके लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया जाएगा इस साल भारत सरकार द्वारा टू प्रमोट मेड इन इंडिया ब्रांड ऑफ टॉयज इन फॉरेन कंट्रीज। तो मेड इन इंडिया ब्रांड ऑफ टॉयज को दूसरे देशों में प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल स्कीम लेकर के आएगी भारत सरकार इस साल विद द टैगलाइन स्वदेशी टॉय ग्लोबल जॉय। इसमें टॉय इंडस्ट्रीज की क्लस्टर डेवलप की जाएगी, जहां पे टॉय अलग अलग तरीके के टॉयज बनाए जाएंगे। वहां पे टॉय इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की स्किल डेवलप की जाएगी और वहाँ पे सरकार उनको क्रेडिट सर्विसेज भी अवेलेबल कराएगी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी अवेलेबल कराएगी, ताकि हम लोग सस्टेनेबल तरीके से टॉयज़ बना पाएँ और एक्सपोर्ट भी कर पाएँ इन फॉरेन मार्केट। तो ये सब द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टॉय इंडस्ट्री। एक इम्पॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू टॉय इंडस्ट्री है कि रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ एक्वायर्ड हैमलेस। हैमलेस इज़ वेरी रेप्यूटेड ब्रिटिश टॉय रिटेलर कंपनी, जिसको रिलायंस इंडस्ट्री ने अक्वायर कर लिया विद द गोल ऑफ मेकिंग इंडियन कंपनीज प्रेजेंस इन ग्लोबल टॉय मार्केट। तो मुझे लगता है इस साल का जो मेंस एग्जाम होगा ना अक्टूबर में एपीएससी का, उसमें भी टॉय इंडस्ट्री रिलेटेड मेंस में सीधा सीधा सवाल आ सकता है। इतने सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हैं, आप आराम से आंसर फ्रेम कर सकते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चैलेंज faced by tea growers in Assam. Important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. सबसे पहले असम के अंदर टी सेक्टर का सिग्निफिकेंस देखा जाए। असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया एंड अबाउट 50% ऑफ टोटल टी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम असम ओनली एंड 13% ऑफ ग्लोबल आउटपुट कम्स फ्रॉम असम ओनली। टी इंडस्ट्री इन असम contributes 5% of Assam's gross state domestic production, and tea industry also provides livelihood to millions of small growers and tea plantation workers. बट असम की जो टी इंडस्ट्री है इसको एक मेजर चैलेंज फेस करने को मिल रहा है। जो टी प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने टी के लिए अब अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट हर साल जो ऑक्शन के अंदर उनको प्राइस मिलता है वो ईयर आफ्टर ईयर 4-5 रुपए कम ही हो रहा है, बढ़ने के बजाय। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी मिनिमम होना चाहिए था 5-6%, वो भी नहीं हो रहा है। रादर ऑक्शन में जो उनको प्राइस मिल रहा है इट इज रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। द डिक्लाइन इज क्वाइट विजिबल एट गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। हर साल असम के जो टी ग्रोअर्स हैं उनको पिछले साल के मुकाबले 4-5 रुपए पर केजी कम मिल रहा है। और इस बार तो और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं 2025 में। बायर्स आर नॉट विलिंग टू बाई असम टी ग्रोअर्स टी, दे आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू फर्दर ड्रॉप डाउन। अब इस कारण से असम के जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं उनकी प्रॉफिट मार्जिन पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उनकी प्रॉफिट घटेगी तो फिर जो टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनका भी वेजेस कम होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? कारण सिंपल है। भारत के अंदर अब बहुत सारे टी जो हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री लाइक केनिया। इनफैक्ट केनिया जी इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और केनिया से आने वाला जो टी एक्सपोर्ट है इट हैज सर्ज्ड अप टू 288%। उसके अलावा तंजानिया और मलावी जैसे भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ से भी भारत खूब सारा इंपोर्ट कर रहा है टी। क्यों इंपोर्ट किया जा रहा है केनिया से, तंजानिया, मलावी से? क्योंकि वहाँ पे जो टी का प्रोडक्शन कॉस्ट है इट इज लोअर एज कंपेयर टू इंडिया। सो अल्टीमेटली केनियन टी इज चीपर एज कंपेयर टू इंडियन टी। और इस कारण से अब इंडियन जो टी प्रोड्यूसर्स है दे हैव टू फेस टफ कंपटीशन। और प्लस इंडिया में डोमेस्टिक ओवर सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारा मैसिव प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड के तुलना में सप्लाई इज मोर। सो दो मेजर प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं, राइजिंग अफ्रीकन इंपोर्ट्स विच आर चीपर,
plus domestic oversupply. These two factors have led to price depression for tea growers in India, causing wages decline for tea plantation workers. So this is one severe problem, a challenge faced by tea growers in Assam. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्लेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी जो है इसको हाल फिलहाल में बनाया गया एज पर एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स. ये तो बात सही है, बट दिस ऑडिट रूल्स के हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिटर्स विल नॉट रिप्लेस सीपीसीबी या एसपीसीबी. दे विल जस्ट असिस्ट एसपीसीबी इन मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग इंडस्ट्रीज. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पे तो करेक्ट मैचिंग होगा. भाखरा डैम इज ऑन सतलज, पोंग इज ऑन बियास एंड रंजीत सागर इज ऑन रावी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.